नमस्कार, जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। आदिवासी समाज अपेक्षित रूप से एक पृथक समाज है जिसकी एक निश्चित संस्कृति, भाषा एवं धर्म है। आज के विश्व में आदिवासी अपेक्षित रूप से सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हैं। दूसरी ओर ग्रामीण समाज के गांवों का समाज है जिनका आधार जाति और कृषि अर्थव्यवस्था है। नगरीय समाज गैर कृषि धंधों जैसे कि उपयोग एवं नौकरी और आज के अमर शहीद बिरसा मुंडा की जयंती है और उनकी जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और इसी के बहाने आज मध्य प्रदेश के दोनों प्रमुख राजनीतिक दल बीजेपी और कांग्रेस आदिवासियों को लुभाने के लिए जोर आजमाइश कर रही है। भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदिवासियों को संबोधित किया, तो वहीं जबलपुर में कांग्रेस भी बिरसा मुंडा जयंती पर सम्मेलन करके आदिवासी वोट बैंक को साधने की जुगत में है। मध्य प्रदेश में 2023 में विधानसभा चुनाव है, यानी कि अब से ठीक 2 साल बाद, लेकिन इसकी तैयारी शुरू अभी से हो गई है। जनजातीय गौरव दिवस के बहाने 15 नवंबर को मध्य प्रदेश में दोनों प्रमुख राजनीतिक दल बीजेपी और कांग्रेस आदिवासी वोट बैंक को लेकर जोर आजमाइश कर रहे हैं। भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जबलपुर में कांग्रेस के कार्यक्रम में दोनों पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने शिरकत करी। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या आदिवासी बहाना है? मिशन 2023 और 24 पर दोनों ही दलों का निशाना है। आज चर्चा इसी मुद्दे को लेकर। दरअसल मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 47 सीटें आदिवासी समुदाय के लिए आरक्षित हैं। प्रदेश में करीब 22% वोट आदिवासियों के पास है। पिछले कई चुनाव से आदिवासी समुदाय मध्य प्रदेश की राजनीति के केंद्र में रहा है। 2003 में दिग्विजय सिंह के खिलाफ बीजेपी की जीत में आदिवासी समुदाय की बड़ी भूमिका रही थी। आदिवासियों का कांग्रेस से मोहभंग होना पार्टी की हार का बड़ा कारण रहा। उस वक्त गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने न केवल 6 विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की थी, बल्कि आदिवासी सीटों पर कांग्रेस के वोट भी काटे थे। ऐसे में करीब 15 साल बाद अब 2018 में विधानसभा चुनाव हुए, तो उस वक्त कांग्रेस को सत्ता के वनवास को खत्म करने में आदिवासियों का ही हाथ था। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस की कोशिश है कि आदिवासियों के अपने पक्ष में किया जाए, जिससे कि मिशन 2023 के लिए 2 साल पहले से ही जमीन तैयार की जाए। आज चर्चा इसी मुद्दे को लेकर, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जनजातीय सम्मेलन में शामिल होने भोपाल पहुंचे। बीजेपी इसे जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मना रही है। भोपाल के जमुरी मैदान में मध्य प्रदेश के तकरीबन 2 लाख आदिवासी सम्मेलन में शामिल हुए। जमुरी मैदान में होने वाले इस आयोजन में मंच पर प्रधानमंत्री 1 घंटा 15 मिनट तक रहे। इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए बीजेपी ने करोड़ों रुपए खर्च किए। कार्यक्रम में आदिवासियों को लाने ले जाने, खाने पीने और रुकने का पूरा इंतजाम किया गया। इसके अलावा 5 डोम, टेंट और साज सजावट, सैकड़ों कटआउट लगाए गए। राशन आपके ग्राम योजना का शुभारंभ। इस योजना के शुभारंभ पर 2 चालकों को राशन वाहन की चाबी सौंपी। सिकल सेल उन्मूलन मिशन, 2 व्यक्तियों को जेनेटिक काउंसलिंग कार्ड सौंपकर प्रोजेक्ट की शुरुआत की। विशेष पिछड़ी जनजातियों के 20 युवाओं को माध्यमिक शिक्षक पद का नियुक्ति पत्र भी दिया। 50 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों का वर्चुअली भूमि पूजन भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस भव्य कार्यक्रम और जनजातीय गौरव दिवस को भव्य बनाने के पीछे सियासी मकसद को भी समझ लीजिए। देश में 5 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव है। ऐसे में आदिवासियों को भोपाल से इस कार्यक्रम के जरिए एक संदेश देने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। बात की जाए तो मध्य प्रदेश में करीब 1.5 करोड़ आदिवासी आबादी है। जनजातीय समाज के योगदान की चर्चा करते हैं तो कुछ लोगों को जरा हैरानी होती है। ऐसे लोगों को विश्वास ही नहीं होता कि जनजातीय समाज का भारत की संस्कृति को मजबूत करने में कितना बड़ा योगदान रहा। इसकी वजह यह है कि जनजातीय समाज के योगदान के बारे में या तो देश को बताया ही नहीं गया, अंधेरे में रखने की भरपूर कोशिश की गई। एमपी में कुल 52 जिलों में से 17 जिले आदिवासी बाहुल्य हैं। एमपी में 230 विधानसभा सीटों में से
47 एसटी की ही हैं। एमपी में आदिवासी बाहुल्य सीटों पर समीकरण बदलते रहे हैं। कांग्रेस, फिर बीजेपी और अब फिर बीते चुनाव तक कांग्रेस के साथ आदिवासी वोट मजबूत रहा है। 2003 विधानसभा चुनाव में आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित 41 सीटों में से बीजेपी ने 37 सीटों पर कब्जा जमाया था। कांग्रेस सिर्फ 2 सीटों पर सिमट गई थी। वहीं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने 2 सीटें जीती थी, जबकि 1998 में कांग्रेस का आदिवासी सीटों पर अच्छा खासा प्रभाव था। 2008 विधानसभा चुनाव में आदिवासियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 41 से बढ़कर 47 हो गई। बीजेपी ने 29 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस ने 17 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 2013 विधानसभा चुनाव में आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित 47 सीटों में से बीजेपी ने जीती 31 सीटें, जबकि कांग्रेस के खाते में 15 सीटें आई थी। 2018 विधानसभा चुनाव में पासा पलट गया। आदिवासियों के लिए आरक्षित 47 सीटों में बीजेपी महज आधी यानी कि 16 सीट ही जीत पाई थी। कांग्रेस ने दोगुनी यानी कि 30 सीटें जीती, जबकि एक निर्दलीय के खाते में गई। 2018 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को आदिवासी वोटर ने तगड़ा झटका दिया था, जिससे बीजेपी सत्ता में वापसी नहीं कर पाई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में 100 करोड़ की लागत से बने रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का भी लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि रानी कमलापति का नाम जुड़ने से गौड़ गौरव भारतीय रेलवे से जुड़ा है। आज का दिन देश के लिए गौरवपूर्ण इतिहास और वैभवशाली भविष्य के संगम का दिन है। भोपाल के इस ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन का सिर्फ कायाकल्प ही नहीं हुआ है, बल्कि किन्नौरगढ़ की रानी कमलापति जी का इससे नाम जुड़ने से इसका महत्व भी और बढ़ गया है। गोंडवाना के गौरव से आज भारतीय रेल का गौरव भी जुड़ गया है। एमपी में आदिवासी आबादी करीब 23% है। प्रदेश में विधानसभा की 230 में से 47 सीटें इस वर्ग के लिए रिजर्व हैं। इनके अलावा 84 सीटें ऐसी भी हैं जहां पर आदिवासी जीत और हार तय करते हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने आदिवासी बाहुल्य 84 में से 34 सीटों पर ही जीत हासिल की थी, जबकि इससे पहले 2013 में इस इलाके में 59 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी, यानी कि बीजेपी को 25 सीटों पर नुकसान हुआ था। बीजेपी को सरकार बनाने के लिए बहुमत की 116 सीट से 7 सीटें कम मिली थी। इससे साफ है कि आदिवासियों के साथ नहीं मिलने के कारण बीजेपी 109 सीटों के साथ सत्ता में वापसी नहीं कर पाई थी। गुमराह करना, ध्यान मोड़ना, ये कार्यक्रम है। इससे क्या आदिवासियों का सम्मान होगा? आज 18 साल बाद उनको ये बात सूझी है। नाम बदल दो, ठेकेदारी का कार्यक्रम कर लो, प्रशासनिक ठेकेदारी का काम कार्यक्रम कर लो और इससे जनता को गुमराह कर लो। बहरहाल बीजेपी और कांग्रेस लगातार तैयारी कर रही है कि कैसे भी आदिवासियों को अपने पक्ष में किया जाए। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस और बीजेपी के द्वारा लगातार आदिवासियों को हमदर्द बताने की होड़ की दौड़ में कौन बाजी मारता है। भोपाल से कैमरा पर्सन सुरेश के साथ अतुल शर्मा, स्वराज एक्सप्रेस। और इसी मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी नेता चेतन सिंह और हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस प्रवक्ता मिथुन अहिरवार और कार्यकारी अध्यक्ष सर्व आदिवासी समाज BS रावटे भी हमारे साथ मौजूद हैं और वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे भी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चेतन जी, आपसे ही सवाल है कि जब आदिवासियों के लिए इतना कुछ किया जा रहा था या सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही, तो इतना बड़ा मेगा शो और तमाम तरह का रुपए पैसा इसमें लगाने के बाद इतना मेगा शो करने के पीछे का मकसद क्या था? जब आप इतना ऑलरेडी कर रहे हैं आदिवासियों के लिए, इतना सोच रहे हैं या सोच के बैठे हुए हैं? आज बिरसा मुंडा जी की जयंती है और आज उनको आपके स्टूडियो में बैठ करके मैं भी नमन करता हूं जी। और हम सबके इतिहास को किस तरह से विलोपित किया गया है, क्यों इतिहास के पन्नों में ऐसे वीर और वीरांगनाओं का नाम दफन किया गया है, ये भी हमको समझना चाहिए। बिरसा मुंडा जी को लेकर के अनेक अवसरों पर अनेक राजनीतिक दलों ने केवल वोटों की तो बात की, वोटों की तो राजनीति की। अभी मैं कमलनाथ जी को सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि 17 साल आप सरकार में थे, तब आपने क्या किया। 55 साल उससे पहले आप भी रहे ना, आप अपना हिसाब दे दो ना, आपने क्या किया। और हमने जो किया है
आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यों पर मोहर लगाई है और इस बात को प्रमाणित किया है कि आदिवासी बहुल जो भी क्षेत्र हैं उनके लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने जो भी बेहतर हो सकता था हमने किया है। स्वच्छ पेयजल देने का काम किया है, स्वच्छता के बाद में उनको शौचालय उपलब्ध कराने का काम हमने किया। हमारी सरकार ने उनको निःशुल्क रहने के छात्रावास की व्यवस्था की। आज 48 नए एकलव्य स्कूलों के वर्चुअल वहां पर भूमि पूजन किया गया है। इस मध्य प्रदेश में जो इस वर्ष से जनजातीय वर्ग से छात्र आते हैं, अगर उनको हॉस्टल में छात्रावास में जगह नहीं मिलती तो मध्य प्रदेश सरकार किराए पर लेकर के उनको शिक्षा ग्रहण करने तक के लिए वहां पर विशेष स्थान उपलब्ध कराती है। मैट्रिक पास होते ही विशेष छात्रवृत्ति उसको प्रदान की जाती है। उच्च शिक्षाओं में अध्ययन के लिए मध्य प्रदेश सरकार तन मन धन के साथ इस वर्ग के कल्याण के लिए लगी और यही कारण है कि 346 लोगों को विभिन्न स्थानों पर सरकार की जगहों पर उनको रोजगार मिला है। जेईई हो, नीट हो, अनेक परीक्षाओं में इस वर्ग के विद्यार्थियों ने सराहनीय उपलब्धियां हासिल की है। मध्य प्रदेश के उन ब्लॉकों में जहां लोग कहते थे कि विकास का पैसा पहुंच नहीं पाता, बहुत दुर्गम स्थान है, वहां कौन जाएगा, आज देख लीजिए 89 ऐसे ब्लॉकों में आपका राशन आपके द्वार भेजने की कार्य योजना को हमने प्रारंभ कर दिया है। कहने से नहीं होगा, बताने से नहीं होगा, अगर काम किया है तो जमीन पर दिखना चाहिए। क्या इन आदिवासी बंधुओं को लेकर के किसी ने स्किल डेवलपमेंट बनाया? क्या इनके उत्पादों को बेचने का किसी ने मार्केट दिया? क्या इनके जो प्राकृतिक रूप से उत्पादन करते उसको किसी ने बाजार उपलब्ध कराने की कोशिश की? भारत सरकार का एक मंत्रालय है, कृषि है तो कृषि संबंधी लेकिन वाणिज्य उद्योग मंत्रालय में आता है, इसका नाम शार्ट नाम है एपीडा। कृषि का जो एक्सपोर्ट करते हैं, जो भी माताओं बहनों का नाम अगर किसी की जमीन है, अगर वो अपना प्राकृतिक उत्पाद ला करके हमारे बोर्ड को देती है तो 7% बोनस अर्थात अनुदान की राशि हमारी सरकार उनको देने का काम कर रही है। कांग्रेस और कमलनाथ जी तो खासतौर से इस विभाग के वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के मंत्री रहे ना, क्यों नहीं झाबुआ के ब्लैक हैंड्स कड़कनाथ मुर्गे को जीआई टैग देने का काम किया? अगर आपने कमलनाथ जी ये काम कर दिया होता तो जो ट्राइबल के हमारे इलाके हैं वहां की दशा दिशा तस्वीर बदल चुकी होती। आखिर ये काम क्यों नहीं किया आपने? ठीक है, आप हमसे पूछते हो कि आपने, आपकी सरकार ने और क्या काम किए। मेरी सरकार उस पायदान पर चली। आज देखिए, हम इनको पुलिस में रिजर्वेशन दे रहे हैं, हम इनको सेना में रिजर्वेशन दे रहे हैं, हम वैक्सीनेशन के माध्यम से, जिसको लोग कहते थे कि इस वर्ग के लोग वैक्सीनेशन नहीं लगवाते, रिकॉर्डेड कह रहा हूं, सबसे अधिकतम वैक्सीनेशन अगर ट्राइबल क्षेत्र में हुआ है तो मध्य प्रदेश में हुआ है। जनजातीय संग्रहालय खुला है तो मध्य प्रदेश में खुला है। जनजातियों के शोध के लिए अगर कहीं संग्रहालय खुला है तो केंद्र सरकार की मदद से इस देश के 15 राज्यों में खुला, जिसमें मध्य प्रदेश भी सम्मिलित है। आखिर इस बात की हमको चिंता नहीं होती, इस बात का अगर हमको उत्थान नहीं करना होता, इस बात का अगर हमको जरूरत नहीं होती कि इनको कोई सुविधा देना नहीं है, तो आखिर सरकार इस तरह की योजनाएं लेकर के क्यों आती है? जो इनके यहाँ जो बीमारी सिलिकॉन जिसको कहते हैं, जिसमें जन्म के समय 10 दिन में ही बच्चे में थक्के जम जाते हैं और अंतोगत्ता उसकी मौत हो जाती है, उसको लेकर के क्या कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार ने कोई कार्य योजना बनाई? आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका आपने देखा होगा डिजिटल कार्ड जारी किया। आपने अपनी योजनाएं गिना दी, मैं अभी आऊंगा, इस पर ही आऊंगा, लेकिन एक बार कांग्रेस की भी सुन लेता हूं। मिथुन जी, उन्होंने गिना दी 14 से लेकर अब तक की जो योजनाएं थी या फिर जो भी आदिवासियों के उत्थान के लिए किया गया काम, हालांकि उत्थान की बात बाद में करेंगे, पहले आप भी बता दीजिए। जो उन्होंने पूछा कि अब तक आप करते क्या रहे, तो एक बार आप भी अपनी लिस्ट गिना दीजिए कि आपने क्या क्या किया। देखिए, 1985 में इंदिरा आवास योजना हमने लागू की, जिसके तहत सब लोगों को मकान दिए जाते हैं, लेकिन उसको इन्होंने 2015 में प्रधानमंत्री आवास के नाम से प्रचारित किया और इनका ये कहना है कि इससे केवल आदिवासी समाज के लोगों को ये योजना का लाभ मिल रहा है। तो मैं जानकारी देना चाहूंगा जनता को कि ये न केवल आदिवासी समाज के लिए है, ये सब लोगों के लिए है। ये राशन बांटने की योजना सब लोगों के लिए, ये उज्ज्वला योजना सब लोगों के लिए है। किस बात की बुराई? अगर आदिवासियों के लिए है तो सबके लिए भी है, तो इसमें पर्टिकुलर तो इसमें कोई बुराई है क्या? या फिर नाम बदलने से इंदिरा से अब प्रधानमंत्री हो गया, उसमें दिक्कत थी? नहीं, मैं ये बता रहा हूँ कि आदिवासियों के लिए योजना नहीं है, सबके लिए है। भाजपा के लोग जो क्रेडिट लेना चाह रहे हैं कि साहब हमने आदिवासी, बात दरअसल ये भाजपा के पास आज बताने को कुछ नहीं है। आप बता दीजिए मिथुन जी, मैं आपसे सुनने के लिए। जी, प्रदेश नंबर 1 पर आ जाता है, जब आदिवासियों के तो मध्य प्रदेश नंबर 1 पर हो जाता है। लेकिन जब आदिवासी उत्थान की बात आती है तो आदिवासियों के लिए दिया गया बजट ऐसे कार्यक्रमों में आयोजित होता है, जिसकी वजह से आपके मैं स्टूडियो अभी तक नहीं पहुंच पाया हूँ। यहाँ बसें लगी हुई हैं साहब, ये हजारों करोड़ का पेमेंट भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं
और ये पूरा का पूरा प्रायोजित एक कार्यक्रम किया जा रहा है। अब रही बात इतिहास की कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा इतिहास लिखा होता, अगर वो सरकार में थी तो इनका इतिहास तो वही होता कि भोपाल में रानी कमलापति जी का कभी सम्मान नहीं किया गया, जबकि वीआईपी रोड पे जो एक पूरा पार्क है वो उनके नाम पर कांग्रेस पार्टी ने बनाया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इतिहास इसी तरीके का चाहिए ना, जो कन्वीनियंस का इतिहास हो। रानी कमलापति जी के नाम पर शासकीय स्कूल हमने खोला, लेकिन भाजपा को वो दिखाई नहीं देगा क्योंकि उनके लिए कन्वीनियंट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने आज भी जिस विकास की बात की, जिस कथित विकास की बात की, उसका मॉडल ये है कि प्राइवेट सेक्टर को अपनी संपत्ति बेच दो, और प्राइवेट सेक्टर को संपत्ति बेचने के बाद उसका जो प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट कर रहा है उसके लिए प्रधानमंत्री आकर के ताली हो जाए साहब कि देखिए कितना बड़ा काम हमने कर दिया, मोदी जी ने कितना अच्छा स्टेशन बना दिया, जबकि वो स्टेशन एक प्राइवेट ग्रुप के द्वारा है और भारत का वो पहला प्राइवेट स्टेशन है। तो प्राइवेट स्टेशन का, बने हुए स्टेशन का आपने नामकरण कर दिया, तो कौन सा बड़ा काम कर दिया। यदि आपकी मंशा होती तो सरकार डेवलप करती ना, यदि आपकी मंशा होती तो सरकार करके दिखाती है। हमने मिथुन जी, डेवलपमेंट से प्रॉब्लम है या प्राइवेटाइजेशन से प्रॉब्लम है? हमें झूठ से प्रॉब्लम है। डेवलपमेंट होना चाहिए ना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जितनी जगहों का नाम बदल रही है वो कांग्रेस पार्टी नाम बदलने से प्रॉब्लम है, मुख्य झूठ से प्रॉब्लम है। यदि आप नया निर्माण कर देते ना, आपने क्या किया, आपने वो कमलापति जी के इतिहास को लेकर के बात कही कि कमलापति जी के नाम पर कोई संस्थान नहीं है। वीआईपी रोड घूमने जाते होंगे भाजपा के साथी, बता दें कमलापति पार्क वहाँ है कि नहीं, कमलापति जी के नाम पर स्कूल है कि नहीं। आदिवासी समाज के लिए एक्सक्लूसिव की यदि आप बात करें, आदिवासी समाज को आरक्षण हमने दिया, SC/ST एक्ट हम लेकर के आए, आदिवासी समाज के लिए ट्रैवल बेल्ट में योजनाएं हमने लगाई। ठीक है मिथुन जी, आपसे सवाल लूंगा मैं, बिल्कुल आपसे लूंगा मैं सवाल। जिस तरीके से सभी ने सब कुछ किया, BS रावते जी, आपने सुनी होगी बीजेपी की बात और कांग्रेस दोनों ही लोगों की बात सुनी, और दोनों ही लोगों ने थोड़ा, चेतन जी ने बीजेपी ने चूंकि अभी रिसेंटली उन्होंने योजनाएं चलाई तो उनको याद है, और थोड़ा सा मिथुन अय्यरवार जी को चूंकि 50 साल बीत गए तो उन्हें थोड़ा सा कम वो शायद याद है, तो उन्होंने भैया विस्तार से बताना नहीं चाहते तो और मुद्दों पर उन्होंने डिस्कस किया। सबने सब कुछ खूब किया लेकिन उत्थान आज तक नहीं हुआ। सबने योजनाएं चलाई लेकिन आज भी जो एक स्तर पे आना चाहिए आदिवासी, आज भी उस स्तर पे आ ही नहीं पाया है। रही बात नेतृत्व करने की, तो वोट सबको चाहिए और वोट की लॉलीपॉप पकड़ाने के लिए वो विधायक तो बना देते हैं, लेकिन अभी तक अगर आप देखें नेतृत्व, चाहे वो पूर्वोत्तर की बात कर लें, चाहे वो बाहुल्य बात करें जहां आदिवासी सबसे ज्यादा है, चाहे वो छत्तीसगढ़ ले लीजिए, चाहे वो उड़ीसा झारखंड कहीं भी ले लीजिए, आज तक नेतृत्व आदिवासी को कभी नहीं दिया गया, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। फिर ये किस तरह से बोलते हैं कि हम आदिवासियों के लिए कर रहे हो, फिर आदिवासियों के लिए कर रहे हो, आदिवासी सब कुछ है, उन लोगों ने दबाया, तुम लोगों ने उठाया, जैसे कि आज मोदी जी ने भी कहा कि हम उठाएंगे या उठा रहे हैं, तो फिर नेतृत्व तो कभी क्यों नहीं देने के बारे में सोचा गया, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, कोई भी राज्य उठाकर देख लीजिए। आप सबको जय जोहार, गुलगुलान जी। आज निश्चित ही आदिवासी के बारे में चर्चा हो रही है। हम आज हमारे भगवान बिरसा मुंडा को आपके माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके बताए मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं। आज जो भोपाल में कार्यक्रम हुआ है वो एक प्रकार से राजनीतिक लाभ के लिए किया गया है, क्योंकि 145 साल बाद भगवान बिरसा मुंडा को याद किया जा रहा है और उसको एक सीमित दायरे में रखा जा रहा है जी। कह रहे हैं जनजाति गौरव, मैं कहता हूं इसको राष्ट्रीय गौरव क्यों नहीं कहा जा रहा है, आदिवासी गौरव क्यों नहीं कहा जा रहा है। देश आजाद होने के बाद कई लोगों को भारत रत्न दिया गया जो बाद में काम किए, और जो असली आजादी का लड़ाई लड़े जी, उन महापुरुषों को अभी तक भारत रत्न नहीं मिला है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, क्या नए संसद भवन में, क्या नए भगवान बिरसा मुंडा का आदमकद प्रतिमा लगाया जाएगा?
क्या आने वाले वर्षों में भगवान बिरसा मुंडा को भारत रत्न दिया जाएगा? जहां तक शिक्षा की बात है, भगवान बिरसा मुंडा के नाम से एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। इस तरह से कांग्रेस बीजेपी दोनों सरकार से हमें बहुत अपेक्षा थी, लेकिन अपेक्षा में खरे नहीं उतरे। और 73 साल बाद भी आज आदिवासी जो स्कॉलरशिप पढ़ाई के लिए मिलता था उसको छीन लिया गया है। आपने सबके इनकम बढ़ा दिए, 2.5 लाख से एजुकेशन में 8 लाख कर दिए, 6 लाख कर दिए। ठीक है, क्रीली मिलर बना दिए। ठीक है रावटी जी, मैं अभी आपके पास और आऊंगा। आदिवासियों में क्रीली में लागू नहीं होता है। जी जी रावटी जी, मैं अभी आऊंगा, आपकी बात पूरी जिस तरह से आप बता रहे हैं वो पूरी करूंगा। लेकिन बाबूलाल जी, जिस तरीके से अगर आप तक आवाज पहुंच रही हो, तो जिस तक जो सवाल मैंने उनसे किया था वही सवाल आपसे भी है कि आज भी उपेक्षित ही है ये वर्ग, बल्कि संस्कृति की बात की जाती है। जो आदिवासी बाहुल्य राज्य हैं, जहां पर आदिवासी सबसे ज्यादा हैं, वहां पर भी इनकी संस्कृति लगभग खत्म होने को है। अब जाके हाँ, सीएम भूपेश बघेल अगर जरूर वहां पर ताकत लगा रहे हैं या फिर उनके उत्सवों को उत्सव के रूप में मना रहे हैं, वरना इससे पहले तो कुछ था ही नहीं। आपने बिल्कुल सही कहा। ये क्या है, राजनीति का विषय बन गया है। वोट की राजनीति के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है और बड़ा साफ साफ दिखता है। इसमें कोई आरोप प्रत्यारोप वाला मसला नहीं है। बिल्कुल। जैसे आज अनुसूचित जाति है, जनजाति है, पिछड़ा वर्ग है, अन्य लोग है, अल्पसंख्यक है, सबकी अपनी अपनी राजनीति की जाती है। ये उसमें सबसे बड़ा महत्व ये है कि जनजाति जो है वो बड़ी संख्या में है। हमारे छत्तीसगढ़ में भी है और मध्य प्रदेश में भी है। मध्य प्रदेश में 47 सीटें हैं, हमारे पास भी जो है वो 32 सीटें जी। अब इसको बड़ा महत्वपूर्ण मानते हैं क्योंकि जीत हार में जो है सरकार बनाने में इनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। बिल्कुल। आपने भी कहा पिछली मध्य प्रदेश की चुनाव में पिछली बार जो है आदिवासियों ने भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं दिया तो वो अधूरी स्थिति में आ गए थे। तो ये महत्वपूर्ण विषय तो यही है कि ये जो लोग आज जो ठीक कहा उन्होंने, जो रावटे जी ने कहा वो असली आदिवासी का दर्द उन्होंने कहा कि भाई आज 147 साल के बाद आपको कैसे याद आ रही है, अब तक क्या कर रहे थे। उन्होंने कांग्रेस को भी कहा और भाजपा को भी कहा, मतलब सबको कहा कि 147 साल बाद कैसे याद आ रही है आपको। निश्चित रूप से ये राजनीति का विषय बना लिया गया है और इसको आदिवासी में, जहाँ तक रावटे जी खुद आदिवासी हैं, वो समझ रहे हैं कि बात क्या है, चाहे वो कांग्रेस करे इनका चाहे ये करे। लेकिन जहां तक आपने कहा हमारे प्रदेश में छत्तीसगढ़ की बात अगर हम करें तो योजनाएं बहुत देखिए, जितनी भी योजनाएं हैं सब ग्रामीण आधारित योजनाएं बन रही है जिनमें आदिवासी भी किसान लोग हैं। तो उस आधार पर हम कह सकते हैं कि अच्छी योजनाएं बनी। लेकिन सवाल योजनाएं बनाने का नहीं है। हर सरकारें जो है अच्छी योजनाएं बनाती हैं, इम्प्लीमेंटेशन क्या हो रहा है उसका सब महत्व होता है जी। और वो अगर इम्प्लीमेंटेशन सही होगा, एजेंसी जो है इम्प्लीमेंटेशन की वो सही काम करेगी तो सरकार को फायदा होगा, चाहे वो भाजपा की हो चाहे कांग्रेस की हो। और जो भी कुछ प्रयोजन किया जा रहा है, यदि दिल से किया जा रहा है, करने के लिए किया जा रहा है, घोषणाएं अगर करने के लिए की जा रही है और पहुंचाई जा रही है तो उसका महत्व है। अन्यथा जो है राजनीतिक विषय है और ये हर चुनाव के थोड़े पहले जो है आपको हर प्रांत में दिखाई देगा। और कोई मध्य प्रदेश की बात नहीं, छत्तीसगढ़ की बात नहीं, हर प्रांत में ये बात दिखाई देगी कि इन चुनाव के वक्त जो है, जब चुनाव आते हैं तो केंद्र भी जागती है और सरकारें, राज्य सरकारें भी जागती है, पार्टियां वहां की जागती हैं और हर एक को अपना बताने का प्रयास उसमें किया जाता है जी। बिल्कुल दुबे जी, मैं अब आपके पास आऊंगा। जैसा कि मैंने नेतृत्व करने की बात कही थी, उसका जिक्र किया था, आप मध्य प्रदेश की राजनीति को बहुत पहले से बहुत बारीकी से अध्ययन करते आए और देखते आए। अब आप खुद ही बता दीजिए, हालांकि छत्तीसगढ़ में यहाँ फिर भी अब सीटें हैं, यहाँ पर इतनी सीटें हैं कि वो जीत और हार का तय करती हैं, भले ही ज्यादा नहीं सही, छत्तीसगढ़ जितनी ना सही, ठीक है। लेकिन फिर भी अभी तक कौन से ऐसे आदिवासी विधायक को कोई बड़ा मंत्रालय दिया गया हो या फिर उसे नेतृत्व करने की बात भी चली हो कि नहीं अगला सीएम या फिर अगले सीएम कोई आदिवासी हो या फिर आदिवासी जनजाति से संबंधित हो, इस पर विचार भी किया गया हो, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो। देखिए सही बात है, ये बात ठीक है, लेकिन नेतृत्व जो है उसको
वो अपनी स्वाभाविक जो खूबियां होती हैं, जो उसका स्वाभाविक क्षमता है, उससे ही स्थापित होता है। तो इन चीज़ों को उभारना और किसी आदिवासी को ही मुख्यमंत्री बना के आदिवासियों का विकास हो सकता है, ये एक आदिवासियों को प्रमोट करने के लिए एक अच्छा विचार हो सकता है, लेकिन ये इस जरूरी नहीं कि ये कामयाब हो। तो छत्तीसगढ़ में भी वही दुविधा रही है पार्टियों में, और मध्य प्रदेश में तो है ही। मध्य प्रदेश में बहुत आदिवासी नेता हुए हैं। वो पहले मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जो संयुक्त रूप से था, तब भी ये असर देखा जाता था कि बहुत सारे आदिवासी नेता थे, और मध्य प्रदेश में अभी नहीं, पिछले 3-4 दशक में ऐसे नेता उभरे हैं। शिवभानु सिंह सोलंकी थे और दूसरे नेता थे। और मध्य प्रदेश में की जहां तक बात करें तो आदिवासियों को ऐसा नहीं है कि नेतृत्व तो नहीं मिला, मुख्यमंत्री नहीं बने, लेकिन बड़े बड़े विभागों के मंत्री रहे हैं आदिवासी मंत्री। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो पार्टी में भी प्रदेश अध्यक्ष के पद पे रहे हैं, भाजपा में भी रहे हैं, कांग्रेस में भी रहे हैं। वो तो अभी भी हैं, स्वाभाविक रूप से उनको मौका मिला है। लेकिन यहाँ एक चीज आती है कि जो आदिवासी समाज से जो जनप्रतिनिधि बनते हैं, जो आगे आते हैं, वहां पर उनकी जवाबदारी हो जाती है कि वो अपने समुदाय के लिए काम करें और बेहतर जो कुछ एक छाप जो या जो एक कोई माइलस्टोन जो है वहां पर स्थापित करें काम का। दुर्भाग्य से वैसा नहीं हुआ। बहुत सारे आदिवासी नेता दोनों प्रदेश में आए, लेकिन अब चूंकि यहाँ की बात हो रही है तो यहाँ हम देख सकते हैं बहुत बड़े नेता रहे हैं, लेकिन उनके क्षेत्रों की स्थिति क्या है। अगर हम बोलते हैं कि विकास में पीछे रह गए, तो इसकी जवाबदारी सिर्फ सरकार को क्यों दी जाए? उनके भी जो जनप्रतिनिधि थे, उन्होंने कहाँ तक आवाज उठाई, कितना संघर्ष किया। तो जब इस तरह की बातें आती हैं, तो इस तरह की तार्किकता से अगर देखा जाए तो मुझे लगता है ज्यादा इस पर एक बात हो सकती है। जहां तक सरकार की बात है और इस आदिवासी सम्मेलन की बात है, तो उसके बरक्स में कह सकता हूँ कि ये जो सम्मेलन है, ये आदिवासियों की चिंता को लेकर तो हुआ है। हर सरकार की चिंता रहती है, और वो चिंता करना सरकार की मजबूरी भी होती है, क्योंकि वो एक डोमिनेटिंग एक संख्या है सीटों के मामले में भी और जनसंख्या के मामले में। तो वो चिंता करना चाहिए, और चिंता करने की मजबूरी भी साथ चलती है। तो आज का जो सम्मेलन है वो इन दोनों चीजों का मिला जुला संगम था कि चिंता भी उन्हें करनी है, और ये मजबूरी है कि 2023 का चुनाव 24 महीने बाद है, और बीजेपी 2018 में आदिवासी वोट बैंक, या हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इसको विश्वास से जोड़ते हैं तो बीजेपी वो विश्वास खो चुकी थी 18 में, काफी हद तक खो चुकी थी। तो बीजेपी यदि उस भूल को सुधारने की कोशिश कर रही है तो सियासी तौर पर कुछ गलत नहीं है, लेकिन उसका असर दिखना चाहिए। दूसरी तरफ कांग्रेस यदि दावा करती है जबलपुर में कि वो उसकी चिंता करे, तो कांग्रेस के साथ भी मजबूरी है कि वो अपनी कमजोरियों को नहीं समझ रही है। तो 2018 में कांग्रेस को जरूर सपोर्ट मिला है आदिवासियों का मध्य प्रदेश में, जिसके सहारे सत्ता तक आ गई थी। तो लेकिन उसको मेंटेन रखने के लिए कांग्रेस को जो कुछ करना चाहिए वो 15 महीने में एकदम से नजर नहीं आया जब उनकी सरकार थी। अब जो वो संघर्ष के दौर में है, तो वो उसको स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ही उनके सही शुभचिंतक हैं। बीजेपी उसको गेन करना चाहते, वापस उनको लेना। तो लेकिन देखिए, आदिवासी क्षेत्र में सिर्फ विकास भर की बात पर्याप्त नहीं है, इसके साथ और बहुत सारी चीजें जिस पर अपन ने बात की वो भी साथ चलनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये कोई एक कॉन्क्रीट कोई चीज सामने आएगी। बिल्कुल, जिस तरीके से चेतन जी ये मेगा शो था, जो आज का बड़ा मेगा शो, 2 लाख के करीब आदिवासी भी पहुंचे वहां पर, और बड़ा मेगा शो जिसे मान के चल रहे, सफल भी कहा जा सकता है, बीजेपी से मानकर चल रहे कि सफल मेगा शो। इस मेगा शो में जाहिर सी बात है अकेले मध्य प्रदेश का तो नहीं, कई राज्यों का हित भी छुपा हुआ था कहीं ना कहीं, जो आने वाले चुनाव में उसका एक बेनिफिट लेने की जुगत में था। ऐसा विपक्ष भी कह रहा है और शायद कुछ लोग भी कह रहे हैं। अब ऐसे में अगर विकास की बात करें तो सिर्फ हबीबगंज का ही विकास क्यों? अगर आप रेलवे जंक्शन भोपाल की बात करें, उसकी हालत आप देख लीजिए, उसके और पास की हालत देख लीजिए, पुराने और नए भोपाल की बात कर लीजिए, महापौर पुराने भोपाल से इतने समय से रहे हैं। तो ये आधा अधूरा या फिर मतलब एक तरफ ही चमक क्यों, बाकी सब अंधेरा क्यों? ऐसा क्यों? मतलब अगर आप कहो सिर्फ विकास की बात तो। दीपक जी, बहुत ज्वलंत प्रश्न आपने उठाया है, और इसी ज्वलंत प्रश्न को लेकर के अनेक अवसरों पर हमने कहा है कि नए भोपाल और पुराने भोपाल के विकास में एक इतनी बड़ी गहरी खाई हो गई है कि जिसको पाटना मैं समझता हूँ बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। ये शहर और शहर की जनता को भी सोचना चाहिए और जनप्रतिनिधियों को भी सोचना चाहिए कि जो भोपाल शहर जहाँ से जाना जाता था, पहचाना जाता था, आज उसकी इतनी दुर्दशा क्यों हुई है। और जो प्रश्न आपके मन में है, ये प्रश्न मेरे मन में आपसे पहले है, क्योंकि मैं वहीं पर रहता हूँ मेन रेलवे स्टेशन पर, कि मेरा राजधानी का वीआईपी स्टेशन अगर कोई इसके बाहर आता तो ऐसा लगता है कोई बहुत छोटी सी जगह में आ गया। ये हमारी पीड़ा है, दर्द है। लेकिन वही है कि जिनके हाथों में कलम है, जिनके हाथों में दस्तखत है, जिनको इन सारी बातों का उल्लेख करना चाहिए, वे जनप्रतिनिधि सो रहे हैं।
ये दुर्भाग्य है। और राजधानी में होने के बाद अगर इस प्रकार के, अगर इस तरह के दुर्भाग्यों को अगर हमने स्वीकारते हैं, मतलब आप बोलता रहा हूं दुर्भाग्य है, ये सभी के लिए दुर्भाग्य है, ये भाजपा कांग्रेस के लिए नहीं। इस मध्य प्रदेश की राजधानी में जो लोग रहते हैं, जो लोग विभिन्न बड़े बड़े पदों पर गए हैं, इस मध्य प्रदेश ने तो राष्ट्रपति भी दिया इस भोपाल शहर से, ये हम सब के लिए दुर्भाग्य है। लेकिन निश्चित रूप से विकास के हम विरोधी नहीं हैं। आज अगर मान लीजिए हबीबगंज के लेकर के जिस प्रकार से उसकी कार्य योजना बनी, निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी को हम सब बधाई देते हैं। लेकिन यक्ष प्रश्न पुराने भोपाल में घूम फिर करके लोग यही पूछते हैं कि हमारे अपने स्टेशन का क्या होगा। इसी प्रकार से पुराने जो हमारा रेलवे स्टेशन या पुराना भोपाल भी जो है, वहां भी हमने देखा है कि जिस प्रकार की सड़कें थी, वो सड़कें सकरी गलियों में तब्दील हो गई। और सड़कें छोटी हैं, उसके बाद भी 10-10, 15-15 फीट लोगों ने वाहन लगा दिए, किसी ने अपने छज्जे निकाल दिए तो किसी ने सेट डाल दिए। और अनेक अवसर पर दीपक जी, इसको कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि हम लोग इसकी लड़ाई सरकार में है, उसके बाद भी लड़ते रहते हैं। लेकिन क्या कोई ऐसा कानून इस संविधान ने नहीं बनाया है कि इस प्रकार की विसंगतियां जहां पर हो, इस पर कोई ठोस कदम उठाया जाए? ये पीड़ा हमारी भी है। और मैं समझता हूं कि भोपाल में जो लोग राजनीति करते हैं, जो लोग इस क्षेत्रों में राजनीति करते हैं, जिन क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, उनको भी इस चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और निश्चित रूप से भोपाल के महापौर भाई आलोक शर्मा जी हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, महापौर रहे, और वे पुराने भोपाल चौक में रहते हैं। हो सकता है उन्होंने कोशिश की हो, लेकिन उन कोशिशों को अंजाम तक नहीं पहुंचा पाए हैं, क्योंकि पुराने भोपाल का जो भी रहने वाला है, और इस क्रीम जगह पर जहां उसके दस्तखत से बहुत सारे विकास के दरवाजे खुल सकते हो, नहीं करे, ऐसा संभव नहीं है। मिथुन जी ने भी एक उनके सवाल उन्होंने रखा था कि नाम बदल कर ही क्यों, अगर किसी शहर का आजकल ट्रेंड में चल रहा है, बीजेपी के लिए तो बहुत ट्रेंड में, कि नाम बदल दो, क्या नाम बदलने के बाद आप उस शहर में कुछ करते हैं कि वहां पर भाई नाम बदला है तो नया टेस्ट भी उसके अंदर डाला जाए? डेंटिंग पेंटिंग भी शायद होती नहीं है और नाम बदल दिए जाते हैं, उससे जनता को क्या लाभ? आपके नाम चाहे वो वीर करो चाहे वो सीर करो, जनता को इससे क्या लेना देना है? ये बताइए, जनता को क्या लाभ मिला उससे? देखिए दीपक जी, इतिहास तो इतिहास है। इतिहास के पन्नों में क्या भगवान बिरसा मुंडा के साथ न्याय हुआ है? आप बता दीजिए। चलिए 1857 से चल करके जिसने इस बात के लिए संघर्ष किया कि आप धर्मांतरण क्यों करा रहे, हम अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे, एक बिखरे हुए समूह को संगठित करके जिस हिंदुत्ववादी आवाज को उठाया और सन 2000 में उसको रांची जेल में ले जाकर के मार डाला जाता है, क्या इतिहास के इतिहासकारों को ये लिखने की जरूरत नहीं थी? क्या जिन सरकारों ने आजादी के बाद इस देश को वर्षों तक चलाया, क्या वो इस तरह से हमको भुला देंगे? क्या रानी दुर्गावती के बलिदान को ये देश ऐसे ही भूल जाएगा? क्या रानी कमलापति के उस योगदान को कैसे, जिसको दास मोहब्बत जैसे भिखारी ने आकर के उनको जल समाधि लेने पे मजबूर किया, क्या ये देश और देश की जनता को जानने का अधिकार नहीं है? मैं तो गर्व फख्र के साथ कहता हूं कि देश की सीमा पर शहीद होने वाला हमारा सिपाही अगर आज का है, अगर उसके नाम पर भी अगर हमको कहीं मौका मिला, अगर उसकी शहादत होती है, तो निश्चित रूप से उस कार्य को हम करेंगे, क्योंकि ये देश और देश की आजादी इस घर में बैठे हुए लोगों के कारण नहीं मिली है, इस खुले आसमां में और बॉर्डर पर लड़ने वाले वीर सैनिकों के कारण मिली है। अगर हम उन सैनिकों का, उन वीर बहादुरों का, उन वीर सिपाहियों का जो आज से 200, 300, 400 साल पहले हुए, अगर हम उनका भी गुणगान नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है कि ऐसे राष्ट्र के लोगों को जीने का कोई अधिकार नहीं है। तो नया बना देते, जो नए बन रहे हैं उनका अगर फील लाना है तो वो फील कर रहे। देखिए आप दीपक जी, अगर आपको लगता है कि हबीबगंज बहुत वो है, हबीबगंज का मैंने इतिहास पढ़ लिया है। 1930 में जिस हबीबुल्लाह की मृत्यु हो जाती है, वो 1979 में आकर के उस जमीन को डोनेट करते हैं। आप उठा करके देख लीजिएगा, कोई नई बात मैं नहीं कर रहा। तो ये संभव है? नाम से आपने हबीबगंज नाम, नहीं, मैं दूसरी बात कर रहा हूं, क्या ये संभव है? क्या दूसरा, हमारी राजधानी राजा भोज और कमलापति रानी के नाम से जानी जाती है। भोपाल एयरपोर्ट का नाम राजा भोज एयरपोर्ट हुआ। अगर मान लीजिए यही बैरागढ़ के लोग कहते नहीं, इसका नाम हृदय रामनगर कर दीजिए, तो क्या इस तरह की कंट्रोवर्सी ठीक होती? क्या अरे इस शहर को जिसने बसाया है, रानी कमलापति के नाम पर छोटे तालाब से लेकर के सारी जो गुफाएं हैं, सारे दरवाजे, जो सारे महल हैं, जिनके राजधानी में बैठ करके हम निवास कर रहे हैं, क्या उनके नाम को अगर कोई रख दिया है, गुनाह किया है क्या? नहीं, अगर गुनाह किया है तो लोग बताएं आकर के, हाँ ये आपने गुनाह किया। लोग जैसे कई लोग बोल रहे थे अटल जी के नाम पे रखा जाए, लगभग भोपाल सांसद से लेके चाहे जयवंत सिंह पवैया से लेके कई नेताओं ने इसके लिए जिक्र किया और शायद पत्र भी लिखा रेल मंत्रालय के लिए। तो वहां पर, क्योंकि ये तो बिल्कुल सोचा भी नहीं था किसी ने। देखिए यही तो अंतर है कि कौन सी सोच कहां पर जाकर के समाप्त होती है और कहां समाप्त होने के बाद कौन सी सोच कहां से जाकर के प्रारंभ होती है। मुझे लगता है कि इतिहास के पन्नों में जो बातें थी, उन बातों को ध्यान में रखते हुए
माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी भाई साहब को तो मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इतना बढ़िया नाम निकाला है जो इस देश के, इस प्रदेश के इतिहास के झरोखों से, धरोहर से जुड़ा हुआ नाम है। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। मिथुन जी, अगर आपने गौर किया हो चेतन जी की बात पे और उनके एक शब्द पे, तो जिस तरीके से बार बार ये कहा जाता है कि आज केंद्र में या देश में बीजेपी है और रहेगी, कई ऐसे जो राजनीतिज्ञ हैं, चाहे वो विदेशों के कुछ एनालिस्ट को उठा लीजिए या फिर अपने देश के, चाहे प्रशांत किशोर की बात कर लीजिए, कई लोगों ने कहा कि आपको कमजोरी समझनी पड़ेगी। तो क्या वो यही चीज है कि जो एक राष्ट्रभक्ति और नाम बदलना और ये देशभक्ति, पुराने लोग महापुरुषों को याद रखना, इन सब का जो फेर है, इसी में कहीं ना कहीं जनता उलझी और इसी का वो उठा भी रहे हैं फायदा, जो आप लोग नहीं ले पा रहे हैं, ये कह के नाम बदलना बेकार है या नाम बदलना ठीक नहीं है? देखिए, जब झूठ के आधार पर राजनीति की जाएगी और उसे बड़े पैमाने पर सामने रखा जाएगा तो कई बार ऐसा होता है, जनता स्वीकार कर लेती है, लेकिन क्योंकि झूठ की उम्र बहुत लंबी नहीं होती है, इसलिए आप देखेंगे इस देश के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी को लंबे शासनकाल नहीं मिले हैं। जिन पार्टियों में सच बोला उन पार्टियों को ही जगह मिली है, जनता के दिल में स्थान मिला है। इतिहास की बात से शुरू करते हैं। इतिहास पढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन आज अगर आपको रानी कमलापति याद आ रही है तो हम तो पूरा का पूरा एक पार्क बना चुके हैं वीआईपी रोड पर उनके नाम पर। क्या केवल एक स्टेशन, एक प्राइवेट स्टेशन का नाम उनके नाम से कर देने से ये हो जाएगा? प्रयास करते रहिए, होना चाहिए। पहली बात ये कि इतिहास को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की बड़ी समस्या है कि साहब भारत के लोगों को इतिहास गलत पढ़ाया गया। कांग्रेस ने बड़ा गलत इतिहास पढ़ा दिया। ये अगर इतिहास पढ़ाते तो पढ़ाते कि हमें आज़ादी 99 साल की लीज पर मिली थी, 99 साल बाद वापस करनी है। ये अगर इतिहास पढ़ाते तो ये पढ़ाते कि वीर सावरकर ने महात्मा गांधी के कहने पर अंग्रेजों से माफी मांगी थी। ये अगर इतिहास पढ़ाते तो पढ़ाते कि नानक साहब और कबीर साहब, संत कबीर, ये साथ में बैठ करके चर्चा करते थे। जी, अगर मैं इतिहास की अगर आपने बात की है तो थोड़ा मेरे भी सुन लीजिए। अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं या आपसे भी पूछूं हुमायूं को पिताजी का नाम क्या था या शाहजहां के पिताजी का नाम क्या था, तो आपको मुंह जबानी रटा होगा। अगर मैं यही पूछ लूं पृथ्वीराज चौहान के पिताजी का नाम क्या था, तो शायद कोई ना बच्चा बता पाएगा, और शायद अगर आपने रिसेंटली पढ़ा होगा तो आपके जहन में होगा। अगर है तो वो भी आप बता दीजिए। जिस भी व्यक्ति ने इतिहास पढ़ा है उसको जानकारी होती है। यदि आप हुमायूं का पूछेंगे, जिस व्यक्ति ने रिसेंटली इतिहास पढ़ा होगा उसको भी पता होगा। बात दरअसल ये है कि इतिहास के नाम पे एक जो ऑरा बनाया जाता है, आज यही बात हो रही है ना, चलिए इस पर आ जाते हैं। इतिहास सबसे पहले बताता है कि इस दुनिया में, इस देश में जो सबसे पहले लोग मूल निवासी थे वो ट्राइबल्स थे। 9 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी ने जो मूल निवासी दिवस है उसकी छुट्टी को खत्म कर दिया। इतिहास बदलने का प्रयास किया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि आदिवासी जो है, जब हमने आपत्ति की कि हमने कहा आदिवासी समाज के गौरव का दिवस जो था, आदिवासी दिवस की छुट्टी आपने क्यों खत्म कर दी? इनका कहना है कि आदिवासी और मूल निवासी अलग अलग होते। तो अब इस तरीके के इतिहास की तरफ हम बढ़ रहे हैं कि आदिवासी इस देश का मूल निवासी नहीं है, और यही गलती हुई थी भारतीय जनता पार्टी से, जिसके प्रायश्चित के रूप में आज जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है। कितनी बड़ी हिपोक्रेसी है कि भारतीय जनता पार्टी की जिस राज्य सरकार ने उस दिवस पर छुट्टी घोषित की है, जिस कार्यक्रम को सेलिब्रेट करने के लिए पीएम साहब आए, हमारे भोपाल में 4 घंटे रहे, उस कार्यक्रम को लेकर के केंद्रीय संस्थान सारे खुले हो, केंद्र सरकार ने कोई छुट्टी घोषित नहीं की। तो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां, भारतीय जनता पार्टी के इतिहास और भारतीय जनता पार्टी की कन्वीनियंस से ये चीजें अलग अलग होती हैं। आदिवासी समाज को लेकर के जहां तक की बात है, हमारे साथी जो आदिवासी समाज से बैठे हैं, कुछ इनकी शिकायतें हो सकती हैं और जायज हैं, होना चाहिए। लेकिन आपको यह देखना होगा कि जिस वर्ग को लंबे समय से विकास से दूर रखा गया, यदि उसको आगे बढ़ाने के सबसे ज्यादा प्रयास यदि गंभीरता से किसी सरकार ने किए तो हमने किए, और आज भी हम कायम हैं। कई सारे समाजों की कह लीजिए हमको दुश्मनी मोल लेनी पड़ी, उनके लिए ऐसे एक्ट बनाने में, ऐसे आरक्षण जैसे प्रावधान बनाने में जिनको लेकर के कई लोगों को तकलीफ होती है। हम डंके की चोट पर उन प्रावधानों के साथ करें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों के आज भी बयान आ जाएंगे कि आर्थिक आधार पर हो जाना चाहिए, SC/ST एक्ट खत्म हो जाना चाहिए, इसका दुरुपयोग होता है। मिथुन जी, अगर 70 साल में आदिवासियों तक पानी भी ना पहुंचे तो ऐसा विकास किस काम का? लेकिन 70 जी पूरी कर लीजिए मिथुन जी, आप देखिए 70 साल में आदिवासियों तक पानी ना पहुंचे, सभी आदिवासियों के साथ ये सिचुएशन नहीं है। लेकिन हाँ, 70 साल के बाद अगर आपको ये कहना पड़े कि आज से हम बिरसा मुंडा जी की जयंती सेलिब्रेट करने वाले हैं, इससे आदिवासियों तक विकास पहुंच जाएगा, और 70 साल बाद आपको ये कहना पड़े कि स्कॉलरशिप और जो हॉस्टल्स की योजना जो कांग्रेस पार्टी ने प्रारंभ की थी उनको भी यदि आपका खुद का बताना पड़े 7 साल की सरकार के बाद, तो इसका मतलब है आदिवासियों के नाम पर आपने कोई योजना नहीं बनाई और उन योजनाओं का बखान करने के लिए आपके पास कोई कंटेंट है नहीं। रामजी जी, कितना इत्तेफाक रखते हैं मिथुन जी की बात से? हेलो जी, कितना इत्तेफाक रखते हैं? अभी आपने कांग्रेस प्रवक्ता से सुना रामजी जी। हाँ जी, देखिए
आदिवासियों का विकास अभी भी नहीं हुआ है जैसा होना चाहिए था। जी जी रिपीट हो रहा है ये आवाज। जी जी बोलिए, आपकी आवाज पहुंच रही है दर्शकों तक रामजू जी। तो अभी भी गांव में स्कूल नहीं है, और जहाँ स्कूल है वहाँ मास्टर नहीं है, सड़क नहीं है, स्वास्थ्य सुविधा नहीं है। इस तरह से तमाम असुविधाओं के बीच आप एक आदिवासी को पढ़ने का हक और अधिकार देते हैं, लेकिन जहाँ स्कूल नहीं है, जिस क्षेत्र में आवागमन का साधन नहीं है, उन बच्चों को आप मेडिकल टेस्ट के लिए पूरे भारत का एक साथ टेस्ट लेते हैं, तो वो बच्चे जहाँ सब्जेक्ट का टीचर नहीं है, पढ़ाई नहीं हो रहा है, वो कैसे मेडिकल में सेलेक्ट होंगे? और आप एक नीति बनाते हैं, एक देश बनाते हैं, तो ये तो आदिवासियों के साथ अन्याय है। आपकी स्कूल शिक्षा वहां तक पहुंची नहीं है। जी। अधिक से अधिक जेलों में आदिवासी बंद है, निर्दोष आदिवासी नक्सलाइट के नाम से, उसको राहत नहीं मिल रहा है। अभी भी शासकीय वकीलों का सहयोग नहीं मिल रहा है। गरीब आदिवासी, निर्दोष आदिवासी जेलों में बंद है नक्सलाइट के नाम से। उनका जमीन छीनकर उद्योग धंधे लगा रहे हैं, फैक्ट्री खोला जा रहा है, लेकिन उसको हिस्सेदारी नहीं मिल रहा है, शेयर नहीं मिल रहा है। पेशा कानून लागू नहीं है अभी आदिवासियों के पर। 25 साल पहले पेशा कानून लागू हुआ था, संसद में पास हुआ था, लेकिन आज भी वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। 2006 में राष्ट्रीय जनजाति नीति बनाया गया था, आज भी संसद में पेश नहीं हुआ है, 20 साल होने जा रहा है। आदिवासियों के साथ एक ऐसा खिलवाड़ है कि और सत्ता में भागीदारी, नेतृत्व आज भी आदिवासियों को नहीं मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में देखिए 30 विधायक देने के बाद भी आज आदिवासी आंदोलन की राह पर है। पिछले 3 महीनों से नौकरी में आरक्षण के लिए आंदोलन किए, पदोन्नति में आरक्षण का आंदोलन किए। सिलगेर, एडासमेटा, साड़केगुड़ा में न्यायिक आयोग का रिपोर्ट आने के बाद भी आदिवासियों को कोई राहत नहीं है। ऐसी मध्य प्रदेश में भी हो रहा है। क्या आप समझते हैं कांग्रेस बीजेपी आदिवासियों को भला कर रहे हैं? आदिवासी नेतृत्व को न मौका मिल रहा है, न नेतृत्व मिल रहा है, और आदिवासी नेतृत्व को हमेशा दबाया जा रहा है। ऐसा आदिवासी महसूस कर रहे हैं, और निकट भविष्य में आदिवासी इन परेशानियों को दूर करने के लिए अपने पैरों में खड़े होने का प्रयास करेंगे। जी बाबुलाल शर्मा जी, जैसे कि उन्होंने बोला कि हो रहा है की बात की रामजू जी ने कि नेतृत्व है तो मिल नहीं पा रहा है, मिल रहा है तो दबाया जा रहा है, और ये बड़ी अच्छी उन्होंने बात कही है। चाहे भले या मेडिकल कॉलेज कितना भी दे दो या आरक्षण कितना भी दे दो, लेकिन जिसकी नींव भी कमजोर है तो वो क्या मेडिकल देगा, क्या इंजीनियरिंग देगा। एक बार अगर आपने कोई छात्रावास खोल दिया या एक स्कूल खोल दिया, फिर उस पर ध्यान नहीं दिया 5 साल तक, तो ऐसे स्कूल और ऐसे अस्पताल या फिर ऐसे किसी भी चीज आदिवासी करने के लिए क्या फायदा? बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। देखिए, मैं आपको बताऊं कि वास्तव में इस देश में कहीं भी आदिवासी नेतृत्व उभरने नहीं दिया गया। ये बात बिल्कुल सत्य है। राष्ट्रीय स्तर पर तो बहुत ही कम लोग हो गए। मुझे अच्छे से याद है, नेहरू जी के समय में कार्तिक उरांव जो है एक बहुत बड़े नेता हुआ करते थे आदिवासियों के, बहुत पढ़े लिखे थे, और मेरे ख्याल से आदिवासियों में पढ़े लिखे होना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। नेहरू जी ने उस बात को समझ लिया था कि ये एक आदिवासी नेतृत्व पैदा हो सकता है, और उसको उन्होंने सहेजा भी। लेकिन उनकी 57 साल की उम्र में मृत्यु हो गई, और उसके बाद राष्ट्रीय नेतृत्व में मैंने आज तक के जो अगर देखा है, तो एक हमारे छत्तीसगढ़ के अरविंद नेता में जिनको मात्र उपमंत्री तक का पद मिला, और उससे ऊपर वो नहीं बढ़ पाए। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है। और भी बहुत सारे नंद कुमार साय है, वो आदिम जाति इसके विभाग के ये रहे, लेकिन बहुत बड़ा पद और बहुत महत्वपूर्ण उनका व्यक्तित्व झलके, ऐसा कोई महत्व किसी भी आदिवासी नेता को आज तक मैंने मिलते हुए नहीं देखा। आप शिवानी सिंह सोलंकी जी को मध्य प्रदेश में देख लीजिए, और एक कंवर साहब थे, मैं नाम उनका भूल रहा हूँ, उनको देख लीजिए। वो एक हद तक ही बांधे रहते हैं, और इससे आगे बढ़ना बहुत मुश्किल जाता है। अजीत जोगी को कहा गया था कि आदिवासी नेतृत्व मुख्यमंत्री के रूप में हमारे छत्तीसगढ़ में मिल गया था, देश में उसकी चर्चा भी हुई थी, लेकिन वो आखिर
आगे जाकर के क्या हासिल हुआ कि वो आदिवासी नहीं माना गया, विवाद में बहुत सारी बातें आई, वो अभी भी चल रहा है केस जो है। हमारे छत्तीसगढ़ के अब बात करें, अमरजीत भगत है, प्रेम साय सिंह, कौशल लखमा, अनिला भेड़िया, ये अभी मंत्री है, लेकिन इनका नाम राष्ट्र में कितने लोगों को मालूम है? ये एक प्रसंग है कि आदिवासी नेतृत्व को बढ़ाने देने से रोक कौन रहा है, और जब तक आदिवासी नेतृत्व राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बढ़ेगा तो निश्चित रूप से जो बात अभी हमारे माननीय ने कही, अभी जो डिबेट में रावटी जी बैठे हैं, वो दर्द झलकेगा कि जब तक नेतृत्व राष्ट्रीय एक नहीं मिलेगा तो पूरे राष्ट्र के आदिवासियों को बांधने का काम आखिर कौन करेगा? बटे बटे राज्य के स्तर पर भले ही नेतृत्व मिल रहा हो, छोटा छोटा नेतृत्व मिल रहा हो, एक ऐसा नेतृत्व किसी के पास भी मौजूद नहीं है। अभी रावटी जी कह रहे थे कि अपना खुद का हम व्यवस्था करेंगे, तो वहां बटे हुए आदिवासी वर्ग हैं, इसलिए जो है जब तक कोई एक नेतृत्व पूरे राष्ट्र में नहीं पैदा होगा तो ये आदिवासियों का उत्थान और उसका जो कल्याण जिसको हम कहते हैं, योजनाएं बनती रहेंगी, लेकिन वो उत्थान और कल्याण हमको दिखाई नहीं देगा। और जो स्थितियां जो है छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की बनी है, और भी बहुत सारी समस्याएं झारखंड में बनी हुई है, बिहार में बनी हुई है, इस तरह से जो है आदिवासियों की समस्याओं का समाधान बहुत मुश्किल जाएगा। और बहुत सारे अध्ययन इसमें हो चुके हैं। आदिवासी बहुत सारी चीजों को जो है आज छोड़कर चलते हैं, सरकार के तरफ देखते भी नहीं है। उसका रीजन सिर्फ यही है कि कभी ऐसा प्यार, ऐसी मोहब्बत आदिवासियों को किसी सरकार से नहीं मिली है जिसमें उनका विश्वास जागे। व्यक्ति पर विश्वास जाग जाता है, लेकिन सरकारों पर विश्वास जो है आदिवासियों का अभी तक जागते हुए कहीं दिख नहीं रहा है। जी आशीष दुबे जी, जिस तरीके से आदिवासियों की जब जिक्र थोड़ा डीप हम जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या अभी तक जिस तरीके से उन्होंने कहा दबाया भी गया, और ये बोल रहे हैं ये शुरुआत बहुत पहले से ही हो गई थी, जब कांग्रेस आई थी या कांग्रेस का दबदबा था तभी से ये चला आ रहा है, लेकिन क्या आदिवासी वर्ग खुद के लिए आवाज उठाता नहीं है, सीधा है, या उठा नहीं पाया, दबा दिया गया? लैग कहां पे रहा कि नेतृत्व भी मिला फिर भी उस हिसाब से उठ नहीं पाए, या फिर योजनाएं बनाई गई फिर भी उठ नहीं पाए, और अभी भी वही है? और जहां तक बीजेपी हमदर्द बन रही है, अभी हमदर्दी कब तक बनी रहेगी ये तो बीजेपी जाने और भविष्य जाने, लेकिन लैग कहां पे रहा आखिरकार? नहीं, देखिए, आदिवासियों को मैं फिर यही बात कहूंगा कि आदिवासियों को ऐसा नहीं कि मौके नहीं मिले, उनके लिए रिजर्व सीट है जिस पर वो चुनाव लड़ते हैं, किसी भी दल से वो जीतते आदिवासी हैं, तो अल्टीमेटली उन्हें ही पहले मजबूत होना पड़ेगा। उन्हें ऊपर अपने जो हाईकमान है या जो लोग हैं उनको अपनी ताकत का इजहार कराना पड़ेगा, महसूस कराना पड़ेगा, उसके बाद ही बाकी स्थितियां भी बदल सकती हैं। आदिवासियों को नेतृत्व मिला है, मिलता रहा है, दूसरे राज्यों में मुख्यमंत्री भी बने हैं, और ये सब चीजें चलती हैं। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में आप देखिए, जमुना देवी थी, वो 50 के दशक में लोकसभा का चुनाव जीती थी, सब जगह रही, यहाँ डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी रही, उनके अपनी पीड़ाएं थी, ये बात भी सही है, लेकिन उन्होंने खुद इन सब पीड़ाओं के बावजूद भी अपनी एक जगह बनाई थी, और मजबूर लगभग वो सरकार को करके रखती थी, और उनकी बातें मानी जाती थी। ठीक है, वो चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाई, बहुत सारी चीजें राजनीति में होती हैं, लेकिन वो हर वर्ग की एक समस्या इस तरह से आती है कि हमें तो चीफ मिनिस्टर बनाया जाए, या हमें मौका नहीं मिला। तो ये नौकरियों में भी आता है कि हमें प्रमोशन नहीं मिला, और इधर भी आता है, हर तरह से हर वर्ग की, मतलब देश में हर वर्ग के साथ कहीं ना कहीं कोई ना कोई ये चीजें हैं। तो ये चीजें चलती रहती हैं, और मुझे लगता है कि जब आदिवासियों की चिंता बड़े पैमाने पर शुरू हुई, और यदि हम उस पर भरोसा करें कि ये वाकई में चिंता है, तो लगता है कि कोई हालात बदलेंगे। और अब जिस तरह की जनरेशन आ रही है, जिस तरह का जो संचार की क्रांति हुई है, या जो सोशल नेटवर्किंग हुई है, आदिवासी बाहर निकल रहे हैं, बड़े पदों पे भी जा रहे हैं, आज नहीं धीरे धीरे हो सकता है कि बदलाव आएगा। और ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि आजादी के बाद से आज तक, चाहे वो कांग्रेस का कालखंड हो या भाजपा का, कोई बदलाव ही नहीं आया हो। बिल्कुल नहीं आया हो। 70 साल पहले उनकी क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति। तो जो विकास होता है क्रमशः होता है, एक दिन में रातों रात नहीं बदलता है। तो ये कांग्रेस ने भी विकास किया, जो उसकी समझ थी, जो उसकी सियासी मजबूरी थी, उन सबके साथ बीजेपी ने भी किया, और कर रहे हैं वो लोग। तो ये सब चीजें, सियासी कंपल्शन और जो चिंताएं, सब साथ साथ चलते हैं। तो मध्य प्रदेश में जो हो रहा है या राष्ट्र में जो किया जा रहा है, वो कभी ना कभी रिजल्ट देगा, लेकिन इसके लिए खुद जो एक इनर ड्राइव होता है, जो आदिवासियों के भीतर होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। उससे रिजल्ट ज्यादा अच्छे आते हैं। दूसरी एक बात ये भी है कि ये बात कही जाती है कि आदिवासियों का विकास नहीं हो, लेकिन आदिवासियों का विकास का मतलब क्या है?
विकास का मतलब है कि उनको मूलभूत सुविधाएं दी जाए, उनकी संस्कृति का और परंपराओं का संरक्षण किया जाए। क्या हम उनको शहरीकरण की तरफ धकेल रहे हैं क्या? फिर बचेंगे कहाँ आदिवासी? तो उनकी मूलभूत जरूरत क्या है, उनका क्या है? क्या हम उनको शहर बना देंगे या शहर में बसा देंगे या उनके गांव को शहर बना देंगे? उनकी संस्कृति, उनकी विरासत का संरक्षण करके उनको उसी तरह उसी जगह पर मजबूत बनाना पड़ेगा और सारी सुविधाएं देनी होंगी। तो अगर हम अपनी उस संस्कृति को कोई घालमेल कर दें शहर से और उससे, तो फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। जैसे अब एक कमलापति स्टेशन की अभी बात चल रही थी, डिबेट हो रहा था। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि भोपाल में आदिवासी की चिंता की गई। झाबुआ में या वहाँ बस्तर में या यहाँ पर क्या स्थितियां हैं सबको पता है, लेकिन भोपाल में जो भोपाल का जो मुख्य स्टेशन है, ये बात बिल्कुल सही है कि भोपाल से जब कोई दूसरे राज्य का आदमी ट्रेन से कहीं जाता है या कहीं ट्रेन से आता है, तो आसपास के जो वो दृश्य देखता है भोपाल से 5 किलोमीटर पहले का, तो उसे लगता नहीं है किसी राजधानी में आ रहा है, लगता है किसी झुग्गी बस्ती या शहर में किसी छोटे कस्बे में उसकी ट्रेन जा रही है। तो ये चीजें, ये चिंता जरूर होनी चाहिए थी, और ये चाहे कांग्रेस के समय से होनी चाहिए थी और 18 साल में बीजेपी के समय से होनी चाहिए थी। ये होना चाहिए था कि भोपाल स्टेशन का जो रूप रंग है उसको बहुत अच्छे से संवारा जाना चाहिए था, वो नहीं हो पाया, ये बड़ा दुर्भाग्य है। कमलापति एक नया भोपाल का स्टेशन बना, लेकिन लोग अभी भी ये उलझे हैं कि भोपाल में 2 स्टेशन है, भोपाल में 4 स्टेशन है, एक निशातपुरा भी स्टेशन है, एक बैरागढ़ स्टेशन है। तो बहुत सारी चीजों को देखा जाता है, नया निर्माण भी होना चाहिए और उस तरफ भी फोकस होना चाहिए। नाम भर बदल देने से मुझे नहीं लगता, नाम के साथ उसकी तासीर और उसकी सारी चीजें बदलें तो फर्क है। और एक बात और छोटी सी कि एक स्टेशन बना है कमलापति स्टेशन, और बहुत पैसा लगा है उसमें, और मुझे लगता है उसकी जो भी सुविधाओं की बात की जा रही है बहुत महंगी है। क्या आदिवासी उन सुविधाओं का भोग कर पाएगा? क्या उसकी ये स्थिति है? उसके नाम पे बनाया गया है, तो क्या उसके लिए क्या है? क्या उस वहाँ के लाउंज में बैठ सकता है, वहाँ के मॉल में कुछ खरीद सकता है, वहाँ के रेस्टोरेंट में खाना खा सकता है, या वो पार्किंग की जो सुविधाएं वो सब दे सकता है? तो ये सब भी तो देखा जाना चाहिए ना। ये अंतर तो मिटने में शायद बहुत वक्त लग जाएगा। तो बिल्कुल चेतन जी, आप सभी से एक सवाल रहेगा, चूंकि समय कम है और मैं चाहता हूँ एक सवाल हर किसी से हो जाए। चेतन जी, क्या ये जो हमदर्दी या फिर जो दर्द झलका है या जो भी, चलो ठीक है, कांग्रेस ने याद किया, आपने याद किया, शुरुआत तो की कम से कम, तो क्या ये आगे भी जारी रहेगी इसी प्रकार से, या फिर कुछ हित पूरे होने के बाद फिर से वही दरकिनार किया जाएगा? नहीं दीपक जी, जो उनकी सांस्कृतिक विरासत है, जो धरोहर है, जो उनका अपना इतिहास है, उस सारी चीजों का संकलन करते हुए उस क्षेत्र को भी सुरक्षित रखना हमारी जवाबदारी, क्योंकि अगर तालमेल गड़बड़ाया तो पर्यावरण बिल्कुल नहीं बचेगा। और शिक्षा का विस्तार हमको बिल्कुल डेप्थ पे करना पड़ेगा, चाहे वो उस टप्पे का आखिरी घर हो। शिक्षा, स्वास्थ्य, इन 2 चीजों से लैस उस क्षेत्र को हमको करना पड़ेगा। और मैं हमेशा कहता हूं, जब तक इस हिंदुस्तान के गांवों में रोजगार पैदा नहीं होगा तब तक पलायन की स्थिति बंद नहीं होगी। और ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार पैदा करने के लिए, हालांकि आप पे इतना समय नहीं, लेकिन बहुत अच्छे स्रोत हैं, बहुत अच्छे संसाधन हैं। और सरकार को मैं बधाई देता हूं कि अभी हमने चालू किया है, जैसे मछली पालन को बढ़ावा दिया, 90% उसमें ग्रांट दे रहे हैं हम। इसी तरह से मुर्गी पालन, कड़कनाथ मुर्गे के उत्पादन को बढ़ावा दिया, पशुपालन। अगर ये 3 चीजें सच में ईमानदारी के साथ अगर ग्राउंड बेस पर अगर हम ग्रामीण क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में दे दें, तो पलायन भी रुकेगा और पर्यावरण भी सेफ रहेगा। ठीक है मिथुन जी, जिस तरीके से बीजेपी अपना जो कर रही है, अब चूंकि सत्ता में तो वो कुछ भी करेगी, और आपने तो फिर उसका साथ देना है या फिर उस पर कटाक्ष करना है, या फिर उसकी जो कमियां हैं सुधारने के लिए उन्हें पटल पर रखना है, ये आपका काम। हालांकि वो 100 सुनार की एक लोहार की भी होती है। तो आप आदिवासियों के लिए भविष्य में क्या रूपरेखा रखते हैं, कम शब्दों में? जी देखिए, आदिवासी समाज के जो आज प्रश्न है वो बहुत जायज प्रश्न है, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से आदिवासी समाज का जो इतिहास रहा है उनको वंचित भी रखा गया, शोषित भी रखा गया, और आज के तारीख तक पीड़ित भी वो लोग हैं। तो ऐसे समय पर यदि जैसे घर में कोई बीमार हो जाता है तो उसकी विशेष केयर की जाती है, उस तरीके से आदिवासी समाज के लिए हमें उस विशेष केयर करने की आवश्यकता है और उसके लिए विशेष प्रावधान बनाने की जरूरत है। तो आदिवासी समाज की ये ठीक है कि पीढ़ी वाइज जो हम चीजें उन तक नहीं पहुंचा पाए हैं, हालांकि कांग्रेस पार्टी ने तमाम प्रयास किए और उनका फल भी उनको मिला, ये बात नहीं कही जा सकती कि हमने कुछ भी नहीं किया। सर्वाधिक संख्या में यदि हमने आदिवासियों का उत्थान किया है तो हमारी पार्टी ने किया, लेकिन काफी कुछ करने की आवश्यकता है। और जो आप नेतृत्व की बात कह रहे थे, मध्य प्रदेश में भी हमने उभारा, छत्तीसगढ़ में भी उभारा। सर्टिफिकेट की एक बात जरूर अलग हो सकती है, लेकिन हाँ,
सर्टिफिकेट तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी फेक किए, ज्ञान सिंह जी ने किया, ज्योति ध्रुवे ने किया, लेकिन हमारी उस समय जो मंशा थी वो एक आदिवासी नेतृत्व को बढ़ाने की थी और आज भी है और भविष्य में भी रहेगी। और आदिवासी समाज को न केवल नेतृत्व बल्कि सक्षम और समक्ष नेतृत्व देना, ये कांग्रेस पार्टी का प्रयास आने वाले समय में होगा, ताकि आदिवासी वर्ग की जो योजनाएं बहुत बहुलता में बनी हुई है वो आखिरी अंतिम आदिवासी वर्ग के व्यक्ति तक भी पहुंच सके। ये हमारे प्रयास। खेल सर्टिफिकेट का ही और आपत्ति भी सर्टिफिकेट पर खेल आप ही ने उठाई। चलिए राप्ती जी, जिस तरह से आज मुद्दा ये भी निकल के आया कि हाँ कहीं ना कहीं कमी जरूर रही, लेकिन नेतृत्व में भी कहीं ना कहीं कमी रही, या फिर आदिवासी समाज जिस हक से मांगनी चाहिए थी चीजें उस हक से नहीं मांग पाया, या उसमें कुछ कमी रही। कम शब्दों में इसे आप कैसे देखते हैं? राप्ती जी, आप तक आवाज पहुंचेगा राप्ती जी? चलिए राप्ती जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। शर्मा जी, यही सवाल राप्ती जी से साथ वही अगर मैं आपसे पूछूं कि संस्कृति भी उनकी बची रहे, क्योंकि आदिवासी अगर देखा जाए तो एक ऐसी संस्कृति है जिसे सहजना बहुत जरूरी है, चाहे वो पर्यावरण के हिसाब से ले लीजिए या भारतीय संस्कृति के हिसाब से ले लीजिए। अगर उससे छेड़छाड़ हुई और ये छेड़छाड़ कराई नहीं तो भी खत्म हो जाएगी, और ज्यादा छेड़छाड़ कर दी तब भी खत्म हो जाएगी। देखिए, आदिवासियों का एक नेचर होता है, वो अपनी किसी का खिलवाड़ करने का मौका किसी को देना नहीं चाहते और वो उसके अंदर घुसन भी नहीं देना चाहते अपनी संस्कृति के भीतर। लेकिन सरकार इस बात पर अडिग है कि कुछ हम अच्छी व्यवस्था करें ताकि आदिवासी जो है वो मुख्य धारा में आए। आज तक की जो राज्य शैली देखी गई है वो आदिवासियों को अजायब घर की वस्तु बनाकर रख देने की स्थिति बनी है। चलिए, मुझे खुशी इस बात की माध्यम से ही सही, राजनीति के लिए ही सही, कुछ चिंता तो होनी शुरू हुई है। और निश्चित रूप से जो है मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि 5वीं अनुसूची के अंदर में राज्यपाल को असीमित अधिकार आदिवासी क्षेत्र के लिए होते हैं। तो अब वो व्यवस्था होनी चाहिए कि राज्यपाल जो है किसी को के न देखे राज्य में अपने आदिवासी क्षेत्र के लोग की क्या है उसमें उत्थान किया जा सकता है। राज्य सरकार को कैसे निर्देश दिए जा सकते हैं उसके उत्थान के लिए, उसका ध्यान राज्यपाल को सीधे रहना चाहिए। और अगर कोई कमी है तो राज्य को जो है वो आदेश दे सकते हैं। पालन निश्चित करना राज्य सरकार का होगा, क्योंकि 5वीं राज्यपाल को विशेषाधिकार प्राप्त है। तो ये एक बात होनी चाहिए। अब अजायब घर की आदिवासी को पड़ेगा और वो अपनी संस्कृति को सहज सुरक्षित रखना चाहते हैं तो उसकी भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। और उनकी जो आदिवासी संस्कृति है उस ये जो है, मैंने छत्तीसगढ़ में नृत्य महोत्सव में गया हो, लेकिन एक अच्छा हुआ। इसी तरह हर राज्य को उन उत्थान का संस्कृत प्रयास करना चाहिए और ये महसूस कराना को उनके अंदर की जो बातें हैं उनकी संस्कृति को हम सब समझते हैं, ध्यान देने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक, दुबे जी, एक आखिरी सवाल आपसे भी कि क्या एक बड़ी क्रांति की जरूरत है? एक बड़ी क्रांति, एक बड़ी हवा या बड़ी लहर की जरूरत है जिससे आंखें खुलें और रियलाइज हो कि आदिवासी भी हैं? आदिवासियों को अपने अधिकारों के लिए बहुत जागृत होना चाहिए और अब वो समझदार हो रहे हैं। तो देखिए, उनकी चैतन्यता का ही प्रतीक है कि उन्होंने बरसों बरस कांग्रेस पे भरोसा किया, जो भी उनको विकास मिला सो मिला, लेकिन जब उनका मोहभंग हुआ तो उन्होंने कांग्रेस को सबक भी सिखाया, उन्होंने भाजपा पे भरोसा किया, फिर भाजपा से उनको जो भी अपेक्षा नहीं पूरी हुई तो वापस कांग्रेस की तरफ आए। अगर हम उसको सियासी तौर पर देखें तो ये हुआ है। तो ये उनकी चैतन्यता तो है और वो इस तरह और बढ़ भी रहे हैं, लेकिन उसमें ये चिंता जरूर की जानी चाहिए कि कोई उनका बड़े पैमाने पे पलायन ना हो। विकास का मतलब ये नहीं होता, हम कई जगह देखते हैं कि जब शहर आगे बढ़ते हैं तो किसानों की जमीनें चली जाती हैं और बाद में वही किसान, आप गुड़गांव में भी चले जाइए और यहाँ किसी बस्तर रायपुर के आगे जाइए, भोपाल के आगे, वही किसान उसी बड़े कॉम्प्लेक्स में चौकीदारी कर रहे हैं। तो ये बहुत गलत चीज है। विकास का एक समग्र, एक बहुत संतुलित होना चाहिए। उनकी संस्कृति, सभ्यता, जड़ें वो उससे दूर ना हो, वहां पर ही वो मजबूत हों, वहां पर उनको रोजगार मिले, वहीं पे वो अपने काम धंधों को परंपरागत रूप से बढ़ाएं, आर्थिक जो नेटवर्क है उससे वो जुड़ें। तो इस तरह से जो एक विविधता है वो भी बनी रहेगी और जो मजबूती है सामाजिक रूप से वो बनी रहेगी। राजनीतिक रूप से अपने आप खुद से खिलवाड़ करने का मौका यदि आदिवासी देगा या कोई भी वर्ग देगा तो उसको अल्टीमेट बाद में नुकसान ही होगा। मध्य प्रदेश में भी ये हुआ है और काफी जगह ये हुआ है, चाहे रांची हो या दूसरी जगह है, वहां पर ये स्थितियां हैं कि आदिवासियों को उस तरह का सुविधाएं नहीं मिली। तो सबसे जरूरी जो है स्वास्थ्य, शिक्षा
और मूलभूत जो पानी बिजली के, उनको अगर आदिवासियों को मुफ्त बिजली और मुफ्त रसोई गैस, गैस सिलेंडर और इसमें उलझा के रखा जाएगा तो कुछ नहीं हो तो वो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हो पाएंगे, बल्कि मजबूर हो जाएंगे। ठीक, वो छोड़ना चाहिए। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। चेतन जी, रावते जी, बाबूलाल जी और मिथुन जी और दुबे जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आदिवासियों के कारण ही 2018 में 15 साल बाद बीजेपी को सत्ता गंवानी पड़ी थी। बस यही उसकी चिंता की बड़ी वजह है कि जोबट का उपचुनाव जीतने के बाद वर्तमान में बीजेपी के खाते में आदिवासी सीटों की संख्या 16 से बढ़कर 17 हो चुकी है और इसी वोट बैंक को अपने पक्ष में लाने के लिए बीजेपी एड़ी और चोटी का जो लगा रही है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि दोनों ही दलों में कौन आदिवासियों का दिल जीतने में कामयाब होता है। जनता मांगे जवाब में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।